ये एक शांत वीकेंड की छुट्टी होने वाली थी। बस हम दोनों, कोई फोन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, सिर्फ बर्फ, पहाड़ और शांति। जब तक हम आखिरकार पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। कैबिन एक घने चीड़ के जंगल के किनारे पर था जो बर्फ से घिरा हुआ था, जहां आवाजें दब जाती थी। मिस्टर हार्लो, जो केयरटेकर थे, आंगन में इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो काफी देर से वहां बैठे थे, एक लकड़ी की कुर्सी पर झुके हुए, मोटा कोट, गले तक बटन लगा हुआ। उनका चेहरा रूखा और पीला था। उनके सफेद बाल पीछे की ओर चिपके हुए थे। आइए, उन्होंने बुदबुदाया। उनकी आवाज में वही सपाट, भावनाहीन टोन थी जो ज्यादा सर्दियां अकेले बिताने के बाद लोगों में आ जाती है। उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, बस दरवाजे की ओर इशारा किया। चाबी अंदर है, हीटर चालू है, पाइप थोड़ा परेशान कर सकते हैं लेकिन आप संभाल लेंगे। फिर उन्होंने मार्क को अंदर आने का इशारा किया ताकि वो दिखा सके कि हीटर कैसे काम करता है। मैं बाहर ही रुकी रही, ठंडी हवा में सांस ले रही थी और पेड़ों की लाइन को देख रही थी। जब मैं नज़ारे का मजा ले रही थी तो मैंने एक छोटे लड़के को देखा, शायद 10 साल का, जो बर्फ में लगभग 50 फीट दूर खड़ा था। वो हिल नहीं रहा था, बस वहीं खड़ा था, सीधे कैबिन की ओर देख रहा था, मेरी ओर देख रहा था। उसके बाल बिखरे हुए और बहुत लंबे थे और इतनी दूरी से भी मैं बता सकती थी कि उसका चेहरा पीला लग रहा था। मैंने हल्का सा हाथ हिलाया। एक पल बाद उसने एक हाथ उठाया और वापस हाथ हिलाया। मैं उसकी ओर जाने की सोच ही रही थी कि मेरे पीछे से मिस्टर हार्लो की आवाज जोर से आई। अरे तुम जाओ यहाँ से, चलो। मैं चौंक गई। लड़का मुड़ा और भागा। उसके पैरों से बर्फ उड़ रही थी और वो पेड़ों के बीच गायब हो गया। मैं चौंक कर पीछे मुड़ी। हार्लो की आंखें लड़के के जंगल में जाने के रास्ते का पीछा कर रही थी। उनका जबड़ा कस गया था। वो बच्चा चोर है, यहाँ आता रहता है, बेसमेंट के स्टोर से खाना चुराने की कोशिश करता है। उसे उस जगह के पास मत आने देना, सुना तुमने? उसका लहजा तेज था, लगभग धमकी भरा। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाती, वो जोर से सीढ़ियों से नीचे उतर और अपने ट्रक में बैठकर चला गया। उस रात उसके बाहर ना होने से केबिन ज्यादा खाली लग रहा था। हवा लकड़ी की दरारों से होकर गुजर रही थी। जब मैं सामान खोल रही थी तब मार्क सूप बना रहा था। हमने आराम करने की कोशिश की, लेकिन मैं उस लड़के की तस्वीर अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। पतली जैकेट, खाली हाथ, बर्फ में घूरता हुआ। रात के करीब 9 बजे थे जब मैंने फिर से खिड़की से बाहर देखा और वो वापस आ गया था। उसने अपने हाथों को अपने चारों ओर लपेटा हुआ था और उसके होंठ नीले दिख रहे थे। मार्क, वो वापस आ गया है, मैंने फुसफुसाया। मार्क पास आया और शीशे से आंखें छोटी करके देखने लगा। हे भगवान, वो जम रहा है। शायद हम उसे कुछ खाना दे सकते हैं और उसे घर जाने के लिए कहें। इससे पहले कि हम कुछ तय कर पाते, एक हल्की तेज आवाज में रोने की आवाज ने शांति भंग कर दी। अजीब बात यह थी कि ये आवाज घर के चारों ओर से आ रही थी, घूमती हुई, चक्कर लगाती हुई, दीवारों से गूंजती हुई, जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे रो रहा हो, कभी पास कभी दूर। हम दोनों जम गए। फिर जितनी अचानक ये शुरू हुई थी उतनी ही अचानक रोना बंद हो गया। मार्क ने टॉर्च ली और जवाब खोजने के लिए बाहर निकला। 5 मिनट बाद मैंने मार्क को जोर से मेरा नाम पुकारते हुए सुना। जैसे ही उसकी आवाज बेसमेंट से आई, मैं जोर से उसकी ओर भागी। जब मैं वहां पहुंची तो मार्क पहले से ही आधा अंदर था और बक्सों के ढेर के पास दुबका हुआ था। वो लड़का था। वो डरा हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी और उसके कपड़े बर्फ से भीगे हुए थे। अपने कांपते हाथों में उसने पेंट्री के बक्से में से एक से आधी खाई हुई ब्रेड पकड़ी हुई थी। मार्क ने अपनी आवाज धीमी की। हे, ठीक है, हम नाराज नहीं हैं। क्या तुम्हें भूख लगी है? लड़के ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें दरवाजे की ओर घूम गई, जैसे वो उम्मीद कर रहा हो कि कोई अंदर घुस आएगा। सब ठीक है, मैंने धीरे से कहा, उसके पास जाते हुए। उसके होंठ कांपे, उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर कांपती हुई आवाज में उसने फुसफुसाया, क्या तुम मिस्टर हार्लो को बताओगे कि मैं यहाँ आया था? इससे पहले कि हम जवाब दे पाते, वो आगे बढ़ा और रोते हुए मार्क के पैर पकड़ लिए। प्लीज उन्हें मत बताना, उसने गिड़गिड़ाया। उसकी आवाज कांप रही थी। प्लीज, अगर तुम बताओगे तो वो मेरी बहन को कभी बाहर नहीं निकलने देंगे। मैं जम गई। क्या कहा? तुम्हारी बहन? लड़के ने जोर से सर हिलाया। उसने उसे ये नीचे कमरे में बंद कर रखा है। वो कई दिनों से वही है। उसने कहा कि उसने उससे कुछ चुराया था। मैंने और मार्क ने डर के मारे एक दूसरे को देखा। दिखाओ हमें, मार्क ने कहा। लड़का हमें बेसमेंट के पीछे एक पतले गलियारे से ले गया। अलमारियों और टूटे हुए बक्सों के पीछे कोने में एक छोटी सी जगह थी। मुझे तुरंत नमी, सड़न और पेशाब की बदबू आई। अंदर हमने एक छोटी लड़की को देखा, शायद 7 साल की, जो फर्श पर एक गंदे कंबल में सिकुड़ी हुई थी। उसकी त्वचा पीली और नीली पड़ी हुई थी, होंठ फटे हुए थे, आंखें आधी खुली थी।
वो इतनी कमजोर लग रही थी कि अपना सर भी नहीं उठा पाई। हे भगवान! मैं उसके बगल में घुटनों के बल बैठकर हाँफने लगी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने खाना नहीं खाया है, लड़का रोते हुए फुसफुसाया। वो कभी कभी खाना लाता है, लेकिन वो 2 दिनों से नहीं आया। मार्क ने कांपते हाथों से 911 डायल किया। जब उसने बताया कि हमने क्या देखा है तो उसकी आवाज कांप रही थी। हमने लड़की को कोट और कंबल में लपेटा और तब तक उसके पास रहे जब तक कि हेडलाइट्स पेड़ों के बीच से नहीं दिखी। मिस्टर हार्लो को उसी रात घाटी में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़का और लड़की जंगल में एक झोपड़ी में रहते थे। उनकी बीमार माँ कुछ दिन पहले मर गई थी और खाने के लिए वो अक्सर हार्लो के पास आते थे। उन गरीब बच्चों की मदद करने के बजाय हार्लो उनसे केबिन के सारे काम मुफ्त में करवाता था। वो कभी कभी उन्हें खाना देता था और कभी कभी उन्हें भूखा रखता था। जब एक रात वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए तो छोटी लड़की कुछ रोटी लेने के लिए चुपके से अंदर आई। तभी हार्लो ने उसे उस बेसमेंट में बंद कर दिया। ये सोचकर मुझे गुस्सा आता है कि कोई इंसान बच्चों के साथ इतना क्रूर कैसे हो सकता है। हम बच्चों से मिलने अस्पताल गए। जैसे ही छोटी लड़की ने मुझे देखा वो बहुत जोर से मुस्कुराई। लड़के ने मेरे पति को गले लगाया और रोने लगा। हमारी शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ है और हमारा जल्द ही बच्चा पैदा करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन इन दोनों को देखकर हम उनसे मुंह नहीं मोड़ पाए। कल हम गोद लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं इन बच्चों को जिंदगी भर खाने या प्यार के लिए भीख नहीं मांगने दूंगी और हार्लो जैसे लोगों के लिए मुझे उम्मीद है कि वो जेल में सड़ेगा। मैं 8 साल से नेचर फोटोग्राफी कर रहा हूँ और मैंने जंगल में बहुत सी अजीब चीजें देखी हैं, जैसे भालू जो लगभग मेरा सर पकड़ने वाले होते थे, कोयोटेस जो मीलों तक मेरा पीछा करते थे, और एक बार एक पहाड़ी शेर जो मुझे अपना लंच बनाने से बस 1 सेंटीमीटर दूर था। लेकिन उस दिन मैं जिस चीज से बच निकला था उसके लिए मैं कभी भी तरीके से तैयार नहीं था। उस दिन बहुत ठंड थी। मैं सूरज उगने से पहले स्टेट फॉरेस्ट में 3 मील पैदल चला था। बर्फ पर पड़ने वाली रोशनी के साथ चलने की कोशिश कर रहा था। मेरे एडिटर को कुछ आउटडोर मैगजीन स्प्रेड के लिए साफ सर्दियों के जंगल वाले शॉट्स चाहिए थे, तो मैं यहाँ था, अपनी मर्जी से ठंड से कांप रहा था। मुझे इस छोटी सी खुली जगह के ऊपर एक अच्छी जगह मिली और मैंने अपना ट्राइपॉड लगा दिया। सूरज निकलने लगा था, सब कुछ गुलाबी और सुनहरे रंग में रंग रहा था। मैं अपना शॉट लाइनअप कर रहा था जब मैंने खुली जगह के किनारे पर हलचल देखी। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई जानवर है, लेकिन जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये एक इंसान था, खासतौर पर एक औरत। वो बर्फ में किसी चीज पर झुकी हुई थी। फटी हुई जानवर की खाल ओढ़े हुई थी जिससे खून और सड़न की बदबू आ रही थी। उसके बाल लंबे उलझे हुए गुच्छों में लटके हुए थे जिनमें बर्फ चिपकी हुई थी और वो नंगे पैर थी। मैं आवाज लगाकर पूछने ही वाला था कि क्या उसे मदद चाहिए, लेकिन जब मैंने देखा कि वो एक हिरण पर झुकी हुई है तो शब्द मेरे गले में ही अटक गए। हिरण मर चुका था। बेचारे जानवर का गला फट गया था जिससे उसके नीचे की बर्फ लाल हो गई थी। औरत जख्म में अपना चेहरा दबाए हुए झुकी हुई थी और वो गीली चूसने जैसी आवाजें निकाल रही थी, जैसे वो उसे पीकर सुखाना चाह रही हूँ। जैसे ही उसने अपना सर उठाया मेरा दिल बैठ गया। उसका चेहरा खून और मांस से सना हुआ था जो उसकी गर्दन से नीचे बह रहा था। उसकी स्किन लाश की तरह पीली थी और जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थी वहां बस चमकते हुए लाल खोखले सॉकेट थे, जैसे किसी ने उन्हें खा लिया हो। मैं डर के मारे उसे देख रहा था। तभी उसने अपने कपड़ों में हाथ डाला और इन छोटी छोटी नक्काशीदार हड्डियों को बाहर निकाला जो एक लंबी चोटी पर पिरोई हुई थी और ऐसी लग रही थी जैसे किसी औरत के सर से सीधे तोड़ी गई। उसने उन्हें हिरण के चारों ओर बर्फ में एक खास पैटर्न में बिछा दिया, इस तरह से हिलाते हुए कि मेरी रूह कांपने लगी। एक बार हो जाने के बाद वो गहरी गले से निकलने वाली कर्कश आवाज में मंत्र पढ़ने लगी जो इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। शब्द अजीब लग रहे थे जैसे कोई पुराने गाने हो। उसने अपनी उंगलियां खून में डुबोई और बर्फ पर निशान बनाने लगी। घुमावदार लाइनें और आकार देखने में तकलीफ देने वाले थे। उसका मंत्र हर मिनट तेज होता गया जब तक कि वो पेड़ों से टकराकर गूंजने नहीं लग गया। मुझे उसे देखते ही भाग जाना चाहिए था, वहां से निकल जाना चाहिए था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता था। वो जितना ज्यादा मंत्र पढ़ते ही खिंचाव उतना ही मजबूत होता गया जब तक कि पीछे हटना नामुमकिन हो गया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरे पैर के नीचे एक टहनी टूट गई। उसका सर तुरंत मेरी ओर मुड़ गया। 30 फीट दूर से भी उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली और उसका मुंह एक ऐसी मुस्कान में फैल गया जो उसके चेहरे के लिए बहुत बड़ी थी। एक पल के लिए हम बस एक दूसरे को देखते रहे।
फिर उसने एक जोरदार जानवरों जैसी चीख मारी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। 2 सेकंड में वो चारों पैरों पर थी और जंगली बिल्ली की तरह मेरी तरफ भाग रही थी। मैंने पलकें झपकाई, अपना कैमरा पकड़ा और भागा जितनी तेजी से हो सके। मेरे पीछे मैं उसके हाथ पैर मारने और बर्फ पर हाथों पैरों की रगड़ सुन सकता था। हर बार जब मैं पीछे मुड़कर देखता तो वो और करीब आ जाती। बर्फ में इतनी तेजी से चलती कि कोई भी इंसान नहीं चल सकता। जब मैं पेड़ों को चीरता हुआ निकल रहा था तो डालियां मेरे चेहरे पर लग रही थी, फिर भी मैं बिना सोचे समझे भागता रहा। अचानक मैं एक छिपी हुई जड़ से टकरा गया और बर्फ में लुढ़कता चला गया। कैमरा मेरे हाथ से गिर गया, लेकिन ये मेरे दिमाग में आखिरी चीज थी। अब वो एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रही थी, किसी पागल जानवर की तरह झूल रही थी, और ठीक वहीं एक घिनौनी आवाज के साथ गिरी जहां मैं कुछ सेकंड पहले था। मैं ढलान से नीचे लुढ़कता रहा। बर्फ मेरे मुंह और आंखों में भर गई। ठंड से मेरे फेफड़े जल रहे थे। मेरा सर इतनी बुरी तरह घूमा कि मुझे लगा कि मैं फिर कभी सांस नहीं ले पाऊंगा। फिर किसी तरह मोमेंटम ने मुझे मेन रास्ते पर धकेल दिया। ठीक उसी समय 2 हाइकर्स दिखाई दिए। वो एक बुजुर्ग कपल थे, कोट पहने हुए, हाथ में वॉकिंग स्टिक लिए हुए। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखें चिंता से बड़ी हो गई। हे भगवान, तुम ठीक तो हो ना? उस औरत ने मुझे खड़े होने में मदद करते हुए पूछा। मैं घूमा और अपने पीछे जंगल की ओर इशारा किया। वहां थी, वो थी। मेरे चेहरे पर खून बह रहा था जहां डालियों ने मुझे काटा था, और मैं सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। हमें किसी को फोन करना चाहिए, उस औरत ने अपना फोन निकालते हुए कहा। मैंने फिर से जंगल की तरफ देखा और तुरंत 2 चीड़ के पेड़ों के बीच शायद 50 गज अंदर एक पीली परछाई बिना हिले डुले खड़ी थी। वो मुझे देख रही थी और उसके खून से सने चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान थी। फिर वो मुड़ी और परछाई में कहीं गायब हो गई। मैंने हाइकर से कहा कि मैं ठीक हूं। मैं ऐसे कोई बड़ी बात नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मुझे पक्का नहीं था। मैंने अपना कैमरा, अपना ट्राइपॉड, अपना गियर बैग, असल में सब कुछ वहीं छोड़ दिया। सीधे अपनी कार की तरफ गया और घर चला गया। मुझे लगा कि सब यहीं खत्म हो गया, लेकिन 2 दिन पहले मैंने न्यूज में एक अजीब मामला देखा। एक कॉलेज स्टूडेंट की बॉडी उसी इलाके में मिली जहां मैं ढलान से नीचे हाइकर से मिला था। पुलिस ने कहा कि वो अकेले कैंपिंग ट्रिप पर गया था। उसके पैरों और हाथों पर कई चोट के निशान थे और काटने के डरावने निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने मारा हो। लेकिन अजीब बात है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में उसके शरीर पर दांतों के निशान इंसान के निकले। पुलिस को शक है कि किसी पागल आदमी ने उन जंगलों में पनाह ली है। हो सकता है कि उस आदमी को इंसानी मीट का स्वाद भी पसंद हो, क्योंकि अधिकारियों को पता नहीं है कि ऐसा कौन सा आदमी है जो 19 साल के लड़के की जीभ काट सकता है। मैंने सोचा कि पुलिस को फोन करके बता दूं कि मैंने उस दिन उसे देखा था, लेकिन मुझे डर है कि वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे और मुझ पर शक करने लगेंगे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं ब्रुकलिन में रहने वाली एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, लेकिन मैं कैटस्किल्स के पास अपस्टेट में पली बड़ी हूँ। मेरे पापा अभी भी वहीं रहते हैं और मैं महीनों में कम से कम एक बार उनसे मिलने की कोशिश करती हूँ। जिस रात ये हुआ, मैं उन्हीं विजिट में से एक से वापस आ रही थी जब हाईवे ट्रैफिक से बचने के लिए मैंने एक पिछली सड़क ली थी, तो मेरा इंजन बंद हो गया। हालात और भी खराब हो गए। एक बर्फीला तूफान इतनी तेजी से आ रहा था कि मुश्किल से 10 फीट आगे देख पा रही थी। मैं वहां 20 मिनट तक बैठी रही, अपने फोन का सिग्नल वापस पाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि विंडशील्ड पर बर्फ जम गई थी और ठंड अंदर आ रही थी। गर्मी चली गई थी और मेरे हाथ सुन हो रहे थे जब मैंने पेड़ों के बीच से एक हल्की पीली रोशनी देखी। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई और तूफान में कदम रखा। हवा ने मुझे लगभग गिरा ही दिया था, लेकिन मैं रोशनी की ओर लड़खड़ाती हुई गई। मैं प्रार्थना कर रही थी कि कोई मदद के लिए हो। पास से मैंने एक पुरानी 3 मंजिला इमारत देखी जिस पर एक बड़ा सा साइन बोर्ड था, मर्सी हिल्स केयर फैसिलिटी। मैंने सामने के दरवाजे पर थोड़ी ज्यादा जोर से खटखटाया। बहुत देर बाद दरवाजा चरमरा कर खुला और काले बालों वाली एक औरत ने बाहर झांका। हाय, मैं लाना हूँ, मेरी कार खराब हो गई है, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर लूँ? उसने धीरे से मुझे देखा, फिर दरवाजा और चौड़ा खोला। जरूर, अंदर आ जाइए, मैं सोफिया हूँ, नाइट सुपरवाइजर। अंदर गर्मी थी लेकिन हॉस्पिटल जैसी महक आ रही थी। लाइटें टिमटिमा रही थी और हॉल में कहीं नीचे टीवी चलने की आवाज आ रही थी। फोन लाइनें बंद हैं, लेकिन आप सुबह तक रुक सकती हैं, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, सोफिया ने कहा और मुझे एक छोटे से ऑफिस में ले गई।
मैंने अपने हाथ रगड़े ठीक होने की कोशिश की। इतने में सोफिया गायब हो गई और एक टूटे हुए मग में चाय लेकर वापस आई। पी लीजिए, आपको ठंड लग रही होगी। चाय बहुत मीठी और बाद में कड़वी लग रही थी, लेकिन मैंने फिर भी उसे पी लिया। मुझे यहाँ रुके हुए लोगों का हालचाल पूछना है, इधर उधर मत घूमना। उसके कदमों की आहट हॉल में धीरे धीरे कम हो गई और बिल्डिंग पूरे 10 मिनट के लिए शांत हो गई। फिर ऊपर कहीं से एक हल्की सी धमाके की आवाज आई, जिसके बाद तेज सांस रोककर हंसने की आवाज आई। मैं हिलना नहीं चाहती थी, लेकिन चुपचाप बैठे रहने से और भी बुरा लग रहा था, इसलिए मैं खड़ी हुई और ऑफिस का दरवाजा धक्का देकर खोला। बाहर हॉलवे पतला और धुंधला था, दीवारें गीली थी और उन पर नंबर वाले दरवाजे और सलाखों वाली खिड़कियां थी। केयर सेंटर घर कम और जेल ज्यादा लग रहा था, लेकिन जिस चीज ने मेरे पेट में मरोड़ पैदा कर दी थी वो थी छत पर मेटल के हुक से लटके लेदर के बंधन। हंसी फिर से शुरू हो गई और इस बार ज्यादा करीब महसूस हुई। मैं एकदम से चीख पड़ी जब तक एक बूढ़ी औरत बाथरूम में नंगे पैर दौड़ती हुई गुजरी। जब वो मुझे देखकर फुसफुसाई तब मैंने उसके पतले सफेद बाल लटके हुए देखे। क्या तुम नई नर्स हो? उसकी आंखें चौड़ी और कांच जैसी थी। नहीं, मैं बस तूफान थमने का इंतजार कर रही हूँ। पिछली वाली ने भी ये कहा था। उसके होंठ सिकुड़ गए। उसने भागने की कोशिश की। सोफिया को ये पसंद नहीं है। मेरा दिल बैठ गया। क्या कहा? तुम्हारा मतलब क्या है? लेकिन उस औरत की मुस्कान और बढ़ गई और वो घूमकर उस खाली हॉलवे में नाचने लगी। मुझे उस जगह के बारे में कुछ बहुत अजीब महसूस हो रहा था। मैंने वहां से जाने का फैसला किया। मैं तेजी से चलने लगी, दूसरा रास्ता ढूंढने लगी। मुझे बंद दरवाजों के पीछे से धीरे धीरे रोने, फुसफुसाने और लकड़ी पर नाखूनों के धीरे धीरे घिसने की आवाज सुनाई दी। एक दरवाजा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांक कर देखा और सोचा कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। बिस्तर पर गहरे दाग थे। पास में एक ट्रे में रेस्ट्रेंट्स, लेदर स्ट्रैप और इलेक्ट्रिकल शॉक इक्विपमेंट के साथ साथ दूसरे लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट भी थे। अजीब छोटी सी चीज है ना? सोफिया की आवाज ठीक मेरे पीछे से आई। मुझे जाना चाहिए, तूफान और खराब हो रहा है और तुमने चाय पी ली। वो मुस्कुराई। तुम्हें इतनी नींद आ जाएगी कि तुम जल्दी निकल नहीं पाओगी। मैं घूमी और दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने बहुत ताकत से मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम हम में से एक हो। एक एक करके दरवाजे खुले और लोग बाहर निकले। वो अजीब सी शांति और तालमेल में आगे बढ़े। उनकी आंखें नहीं झपक रही थी। उसने उस चाय में जो कुछ भी मिलाया था उससे मेरा सर घूम रहा था। लोग पास आ रहे थे। मैंने अपना सर घुमाया और उसके हाथ पर जोर से काट लिया। वो चीखी और बस थोड़ी ढीली हुई। मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ी। मुझे खींचा जा रहा था, फिर भी मैं भागी। हॉल ट्रीटमेंट रूम लिखे एक दरवाजे पर जाकर रुकी। सोफिया पीछे से चिल्लाई, तुम एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट रहोगी लाना। लोग मेरी तरफ ऐसे आ रहे थे जैसे वो किसी ट्रांस में। आंखें खुली थी, लेकिन उनके हाथ मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसने मुझे द वॉकिंग डेड की याद दिला दी। तभी मैंने एक पतली साइड की खिड़की देखी जो एक फाइलिंग कैबिनेट से आधी छिपी हुई थी। हैरानी की बात है उसमें बार नहीं थी। मैंने दीवार पर लगा एक फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ा और घुमाया। कांच टूट गया। उसे पकड़ो, सोफिया चिल्लाई। मैंने खुद को बाहर फेंका। कांच मेरी स्किन में घुसता हुआ महसूस हुआ। मैंने बर्फ पर जोर से मारा और खुद को ऊपर उठाया। चारों ओर सफेदी और खालीपन था। मैं बर्फीले तूफान में भागी। ठंडी हवा ने मेरे नशे में धुत सिस्टम में होश वापस ला दिया। मैं बर्फ के ढेरों से टकराते हुए लुढ़क गई। मेरे पीछे मुझे उनकी हंसी की आवाजें गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। मुझे हेडलाइट्स और बर्फ पर टायरों की चरमराहट याद थी। इससे पहले कि सब कुछ काला हो गया। पुलिस ने मुझे बर्फ से ढके फुटपाथ पर पाया। मैं हॉस्पिटल में उठी और उन्हें मर्सी हिल्स और सोफिया के बारे में बताया। लेकिन मेरी बातें सुनकर पुलिस वाले एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखने लगे, जैसे उन्हें मुझ पर यकीन करने में मुश्किल हो रही हो। आखिरकार मुझे बताया गया कि पूरी जगह और वहां रहने वाले लोग 1 साल पहले जलकर राख हो गए थे। ये एक इलेक्ट्रिकल आग थी और राख में डॉक्टर सोफिया हिल थी, जो एक न्यूरो साइंटिस्ट थी जिनका लाइसेंस 20 साल पहले अपने मरीजों पर अनऑथराइज्ड ब्रेन मैपिंग करने के बाद रद्द हो गया था। वो भी वहां एक मरीज थी और दूसरे लोग भी थे जो उन्हें नाइट सुपरवाइजर समझते थे। ये यकीन करना मुश्किल है कि मैंने मरे हुए लोगों के भूत देखे, लेकिन मैं उस रात की याद को भुला नहीं पा रही।
और अजीब बात यह थी कि पुलिस ने मुझे बताया कि जिस खिड़की को तोड़कर मैं भागी थी वो कभी थी ही नहीं। बिल्डिंग की सभी खिड़कियों पर ताले लगे हैं और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मेन डोर है जिससे मैं अंदर आई थी। तो उस रात मेरे साथ असल में आखिर हुआ क्या था?